नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल जुबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवीजन सेशन। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है असर्शन एंड रीजन एमसीक्यू पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है एज द टिश्यू लेवल 70% ऑफ CO2 फॉर्म्ड फ्रॉम कैटाबोलिज्म इज ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट इन द RBC। और इसका ये रीजन दे रहे हैं एट टिश्यू लेवल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन RBC फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O फ्रॉम बाइकार्बोनेट। इसका जो असर्शन है वो तो सही है। RBC में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है जो CO2 और H2O को मिला के H2CO3 बनाता है और H2CO3 बाद में H+ और HCO3- में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका असर्शन तो ट्रू है, लेकिन इसका रीजन फॉल्स है। रीजन में ये बता रहे हैं टिश्यू लेवल में H2CO3 जो कन्वर्ट हुआ था H+ और HCO3- में, वो वापस CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है। टिश्यूज़ में जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ भागती है। यानी टिश्यूज़ में H2CO3 ज़्यादा बनता है, H2CO3 अनस्टेबल होता है और वो H+ HCO3- में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका असर्शन ट्रू है बट इसका रीजन फॉल्स है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बाइकार्बोनेट बनने की रिएक्शन बताइए। ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, CO2 और H2O मिलके H2CO3 बनाता है। H2CO3 अनस्टेबल होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है HCO3- और H+ में। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो RBC में प्रेजेंट होता है। तो टिश्यूज़ में क्या होता है, टिश्यूज़ में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये रिएक्शन शिफ्ट होती है इधर, यानी H2CO3 ज़्यादा बनेगा और वो कन्वर्ट होगा HCO3- और H+ में। और जब एल्वियोलाई में होता है, जो लंग्स में प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई या एल्वियोलस, उसमें CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है, तो रिएक्शन शिफ्ट होती है रिवर्स, यानी H2CO3 कन्वर्ट होगा वापस CO2 और H2O में। जब RBC में HCO3- और H+ बनता है तो HCO3- वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके प्लाज्मा में आ जाता है और फिर वो सर्कुलेट होके फिर CO2 में कन्वर्ट होके वापस जो है एक्सचेंज में हेल्प करता है। इस क्वेश्चन में असर्शन दे रखा है क्लोराइड शिफ्ट इज एक्सचेंज ऑफ Cl- ऑफ प्लाज्मा एंड HCO3- ऑफ RBC। और रीजन में दे रखा है क्लोराइड शिफ्ट मेंटेन्स एन एसिड बेस बैलेंस बिटवीन द RBC एंड प्लाज्मा। ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं असर्शन और रीजन के, दोनों ही सही हैं। जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation of assertion। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका बी ऑप्शन सही है। असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसको इस स्लाइड से समझते हैं। रीजन ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, जब RBC में CO2 इंटर करती है तो वो H2O से मिलके H2CO3 बनाता है और H2CO3 H+ और HCO3- में कन्वर्ट हो जाता है। RBC में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो CO2 + H2O को H2CO3 और बाद में H+ और HCO3- में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही आपका RBC के अंदर HCO3- बनता है तो RBC में क्या होता है कि RBC की जो मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिव चार्ज के लिए परमिएबल होती है। तो ये आपका जो HCO3- बना है वो प्लाज्मा में आ जाता है और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए
क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी में एंटर करता है। ये जो एक्सचेंज होता है HCO3 माइनस और Cl माइनस का, इसको ही हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। और ये क्या मेंटेन करता है? ये दो चीज़ें मेंटेन करता है। एक तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और दूसरा एसिड बेस बैलेंस यानी pH बैलेंस मेंटेन करता है। रीजन में केवल एसिड बेस बैलेंस दिया हुआ था। अब वो रीजन तो सही है लेकिन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं देता है। और ये दोनों रिएक्शंस कहाँ होती हैं? यानी कि HCO3 माइनस जाता है प्लाज्मा में और प्लाज्मा से क्लोराइड माइनस आता है आरबीसी में, तब ये एसिड बेस बैलेंस और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। ये प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में होता है। ये दिखाया गया है क्लोराइड शिफ्ट को, कैसे क्लोराइड शिफ्ट होता है। इसको हैम्बर्गर फिनोमेना कहते हैं। हार्टॉग जैकब हैम्बर्गर ने इसे खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे हैम्बर्गर फिनोमेना कहते हैं। ये आप देख रहे हैं एल्वियोलस की कंडीशन को दिखा रहा है, यानी एल्वियोलाई में क्या क्या होता है आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा के बीच में, ये देख रहे हैं आप। जब इसमें एल्वियोलस में जानते हैं आप कि CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है तो रिएक्शन शिफ्ट होगी कहाँ? इधर, यानी CO2 और H2O बनेगा। CO2 जाता है इसमें एल्वियोलस में। ये आप देख रहे हैं वही फिगर है हैम्बर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट। अब ये टिश्यूज़ में कैसे होता है ये आपको बता दें। टिश्यूज़ में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो CO2 और H2O मिलके HCO3 माइनस और H+ बनाते हैं। हमने बताया था कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो RBC में प्रेजेंट होता है। जब ये इस तरह से बन जाता है तो टिश्यूज़ में जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए HCO3 माइनस के माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। असर्शन दे रखा है द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। जो ऑक्सीजन का रोल है वो रेस्पिरेटरी रिदम में इनसिग्निफिकेंट होता है, यानी ज़्यादा महत्व का नहीं होता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में। ये बात एकदम सही है। और इसका रीज़न दे रखा है इंक्रीज PCO2 एंड H+ कंसंट्रेशन इनपुट्स द केमोरिसेप्टर्स कैन एक्टिवेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। और यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H+ की कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट होती है, बढ़ती है, तो ये केमोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और केमोरिसेप्टर्स जाके मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिससे ब्रीदिंग में इफ़ेक्ट होता है, यानी ब्रीदिंग जल्दी जल्दी चलने लगती है, सांस फूलने लगती है, सांसें गहरी हो जाती हैं। ये बात भी एकदम सही है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका ए आंसर सही होगा। सर प्राइमरी रेगुलेटर कौन होता है, CO2 या O2? अगर हमें O2 और CO2 के बीच में चूज करना हो कि प्राइमरी रेगुलेटर कौन है तो प्राइमरी रेगुलेटर होगा CO2। इस स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं कि CO2 H+ आयन कंसंट्रेशन कैसे ट्रिगर करता है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ऑक्सीजन का जो रोल है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए, वो इनसिग्निफिकेंट होता है, यानी वो महत्व का नहीं होता है। क्यों? ब्लड में यदि CO2 की कंसंट्रेशन और H+ आयन की कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट होती है तो वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को अफेक्ट करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है वो CO2 की कंसंट्रेशन और H+ की कंसंट्रेशन से ट्रिगर होता है, एक्टिवेट होता है और फिर वो ब्रीदिंग को इफ़ेक्ट करता है। अब ये बात अलग है अगर आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं या कोई डिसीज़ है आपको, तो ऑक्सीजन इफ़ेक्ट कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। Thus CO2 इज़ द प्राइमरी रेगुलेटर नॉट O2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि CO2 ही प्राइमरी रेगुलेटर होता है ब्रीदिंग के लिए या प्राइमरी कंट्रोलर होता है ब्रीदिंग के लिए, ना कि ऑक्सीजन। अब जो टर्म हमने इस्तेमाल किए थे, जैसे मेडुला ऑब्लोंगाटा टर्म इस्तेमाल किया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इस्तेमाल किया, वो हम दिखा रहे हैं कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं ये मिड ब्रेन का है और ये नीचे वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन इसे कहते हैं। बाकी ऊपर का जो बड़ा पोर्शन है उसे फोर ब्रेन कहते हैं।
अब हमको हाइंड ब्रेन से मतलब है, क्योंकि हाइंड ब्रेन में ही रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है। कहाँ पर? मेडुला ऑब्लोंगाटा में। ये देखिए, ये हाइंड ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो पोर्शन है ये सेरिबेलम कहलाता है, ये ब्रेन स्टेम है, ये मेडुला है। इसी को हम मेडुला ऑब्लोंगाटा बोल रहे हैं। इसी में रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। दूसरा ये जो खास हिस्सा है हाइंड ब्रेन में, इसे पोन्स कहते हैं, या इसका पूरा नाम पोन्स वेरोलाई है। ये भी रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर में हेल्प करता है। और पोन्स जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा के कंट्रोल में होता है। अब रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर और जो कीमो रिसेप्टर्स हैं बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं और वो कैसे काम करते हैं देख लेते हैं। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट है। जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो बेसिक रिदम ब्रीदिंग की सेट करता है। जो पोन्स वेरोलाई है या जो पोन्स जिसे कहते हैं शॉर्ट में, वो ब्रीदिंग की रिदम को मेंटेन करते हैं। जो मेन सेंटर है जिसमें रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है वो आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है। और सपोर्टिंग सेंटर जो सपोर्टिंग रोल अदा करता है वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है पोन्स वेरोलाई में, जैसे शॉर्ट में फिगर में हमने आपको दिखाया था पोन्स। ये जो कीमो रिसेप्टर्स की बात हुई है क्वेश्चन में, उसके बारे में बताया आपको। कीमो रिसेप्टर्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक कीमो रिसेप्टर है कैरोटिड बॉडीज। नेक में जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसमें जो बाइफर्केशन होता है, यानी कि आर्टरी में जो द्विविभाजन होता है, ये जो आर्टरी है दो ब्रांचेज में निकल जाती है, दो ब्रांचेज में टूटती है, उसे कहते हैं बाइफर्केशन। और वो नेक में प्रेजेंट होता है। नेक में कौन सी आर्टरी प्रेजेंट है? कैरोटिड आर्टरीज। और कैरोटिड आर्टरीज की जो बाइफर्केशन है उसमें कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट है। कीमो रिसेप्टर्स जाते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिवेट करते हैं और तब वहाँ से ब्रीदिंग इफेक्ट होती है। दूसरा जो कीमो रिसेप्टर्स सेक्रीटिंग बॉडी है वो है ऑर्टिक बॉडीज। ये लोकेट कहाँ होती है? ये हार्ट के ऊपर जो ये इस तरह का आर्क रहता है, इस आर्क में प्रेजेंट रहती है आपका ऑर्टिक बॉडीज। और ये भी जो अपने कीमो रिसेप्टर्स हैं वो भेजते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा को, और तब मेडुला ऑब्लोंगाटा सेट करता है ब्रीदिंग की रिदम को। इन कीमो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? ये जो ऑर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज है, इनका काम क्या है? कीमो रिसेप्टर्स को सेक्रीट करना। ये कीमो रिसेप्टर्स कब सेक्रीट करते हैं? जब ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या pH लेवल कम हो जाता है, यानी H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तब ये सिग्नल भेजते हैं कीमो रिसेप्टर्स। किनको? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होता है। फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा रिस्पायरेशन की रेट यानी ब्रीदिंग की रेट को सेट करता है। एसर्शन में दे रखा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन मॉडरेट्स द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। और इसका रीजन दे रखे हैं द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेनली काजेज इंस्पिरेशन। जो इसका एसर्शन दे रखा है कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल गलत है। असर्शन का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स वेरोलाई या पोन्स में प्रेजेंट होता है। और इसका रीज़न दे रहे हैं कि जो डॉर्सल रिस्पायरेटरी सेंटर है वो मेन रूप से इंस्पिरेशन को इफेक्ट करता है। ये बात एकदम सही है। तो इसका एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। इसका डी ऑप्शन सही होगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो पोन्स वेरोलाई का पार्ट होता है, ना कि मेडुला ऑब्लोंगाटा का। दूसरा, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो पोन्स में प्रेजेंट है और वो मेडुला ऑब्लोंगाटा से जो सूचनाएं आती हैं, जो सिग्नल आते हैं, उसके हिसाब से काम करता है। यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर अंडर कंट्रोल किसके रहता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा के कंट्रोल में रहता है। एक और मेन काम करता है पोन्स वेरोलाई में प्रेजेंट न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर अंडर कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के। इंस्पिरेशन को कम कर सकता है। याद रखिएगा, ये इंस्पिरेशन को बढ़ा नहीं सकता, केवल इंस्पिरेशन को कम कर सकता है। और ये अंडर कंट्रोल किसके होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा के कंट्रोल में होता है। डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप
डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप कहाँ लोकेटेड होता है? ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में लोकेटेड होता है। पहली चीज़, जो डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के डॉर्सल पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये मेन रूप से सिग्नल किसको भेजता है? डायाफ्राम को भेजता है सिग्नल, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को भेजता है सिग्नल, जो इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसका फिगर आपको हम दिखाने वाले हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा में, DRG यानी डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप का और पॉन्स का भी। ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप और पॉन्स वेरोलाई को दिखाया गया है। जो मेडुला है जिसे मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं उसमें दो रिस्पायरेटरी ग्रुप हैं, एक डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप और ये वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। ये पूरा हाइंड ब्रेन का जो पार्ट होता है उसको दिखाया गया है। इसमें मेडुला भी प्रेजेंट है और पॉन्स भी प्रेजेंट है। फिर इसको और एक्सपेंड किया गया है तो डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप जो कि मेडुला के पार्ट होते हैं। उसके बाद ये जो दिखाया गया है पॉन्स, जिसे पॉन्स वेरोलाई कहते हैं, उसमें दो सेंटर होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात हुई थी, वो कंट्रोल कर रहा था इंस्पिरेशन को और वो केवल इंस्पिरेशन की ब्रीदिंग को कम कर सकता है। और ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये कंट्रोल में किसके रहता है? ये कंट्रोल में मेडुला ऑब्लोंगाटा या मेडुला के कंट्रोल में रहता है। जो डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप है उसके जो सिग्नल्स हैं कहाँ जाते हैं? डायाफ्राम में जाते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जाते हैं जो इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। असर्शन दे रखा है, एम्फीसीमा इज द परमानेंट एबनॉर्मल इन्फ्लेशन ऑफ एयर स्पेसेस ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलर सैक्स। रीज़न दे रखे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी टिश्यूज स्पेशली एल्वियोलर सेप्टा एंड फ्लैटनिंग ऑफ एल्वियोलर डक्ट्स अकर इन एम्फीसीमा। ये दोनों ही स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। असर्शन में बताया गया है कि जो एम्फीसीमा होता है उसमें एल्वियोलर सैक्स और ब्रोंकियोल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, और रीजन में दे रखा है कि पल्मोनरी टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, उससे एल्वियोलर डक्ट और आपका जो एल्वियोलर सेप्टा होता है वो भी डिस्ट्रक्ट होता है। ये दोनों ही बातें सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एम्फीसीमा का मेन कारण क्या है? सिगरेट स्मोकिंग जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है सिगरेट स्मोकिंग। दूसरा कारण एयर पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल डस्ट हो सकती है। तीसरा कारण आपका क्रोनिक रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। एम्फीसीमा में मेनली होता क्या है ये देख लेते हैं। जो नॉर्मल लंग्स होते हैं उसमें एल्वियोलर सैक्स की संख्या ज़्यादा होती है और उसमें एल्वियोलर सेप्टा भी ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से जो लंग्स है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। एम्फीसीमा में एल्वियोलर सैक्स कम हो जाते हैं, एल्वियोलर सेप्टा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से जो सरफेस एरिया है लंग्स का वो कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने से ऑक्सीजन को पर्याप्त सरफेस एरिया नहीं मिल पाता और वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। जब ऐसा होता है कि एल्वियोलर सेप्टा डिस्ट्रॉय होते हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो लंग्स में सूजन आ जाती है, जिस वजह से गैस एक्सचेंज O2 और CO2 का गैस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता। ये फिगर है नॉर्मल लंग्स वर्सेस एम्फीसीमा लंग्स। ये एम्फीसीमा लंग्स को दिखा रहे हैं और ये नॉर्मल लंग्स को दिखा रहे हैं। इसमें एल्वियोलर वॉल्स मेंटेन है, जिससे सरफेस एरिया इस नॉर्मल लंग्स का ज़्यादा है, और इसमें जो एल्वियोलर वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, जिस वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। असर्शन में दे रखा है इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रीजन में दे रखा है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ए डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम्स increases the intrapulmonary pressure than atmospheric pressure, which forces the air
फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। इसमें जो एसर्शन दे रखा है वो ट्रू है। एसर्शन में ये बता रहे हैं इंस्पिरेशन कब होता है। इंस्पिरेशन होता है जब नेगेटिव प्रेशर होता है लंग्स के अंदर इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर फ्लो करती है, तो एटमॉस्फेयर से एयर इंटर कर जाती है लंग्स में। ये बात एकदम सही है, यानी एसर्शन इज ट्रू। अब रीजन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन के दौरान जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स है वो कम हो जाती है। याद रखिएगा, जब पल्मोनरी वॉल्यूम, किसी चीज़ का वॉल्यूम कम होगा तो वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो इंस्पिरेशन नहीं होगा। इंस्पिरेशन के लिए प्रेशर कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जब लंग्स का प्रेशर कम होगा तभी इंस्पिरेशन होगा। तो इसका एसर्शन तो सही है, लेकिन इसका रीजन फॉल्स है। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले डायाफ्राम जो डोम शेप्ड का होता है वो फ्लैट हो जाता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारा थोरेसिक केज है उसको ऊपर उठा देती है, जिससे लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और इंस्पिरेशन हो जाता है। एक्सपिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन के दौरान जो डायाफ्राम होता है वो डोम शेप्ड हो जाता है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की मदद से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, जिस वजह से लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो गया तो फिर अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और इस तरह से एक्सपिरेशन हो जाता है। अब जो इंस्पिरेशन होता है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है डायाफ्राम में और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, इसलिए वो एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। और जो एक्सपिरेशन है, एक्सपिरेशन में जो मसल्स होती हैं, डायाफ्राम होता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है, इसलिए ये एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। एक्सपिरेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 760 mm ऑफ Hg होता है। अब इसके कंपैरिजन में इंस्पिरेशन एवं एक्सपायरेशन में लंग्स का प्रेशर कितना होगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg होता है, ये आपने पढ़ा होगा। 760 mm ऑफ Hg, या इसी को बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, जिसे आप एक एटमॉस्फेयर कहते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, जिसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम हो जाता है, वो हो जाता है 758 mm ऑफ Hg। एक्सपिरेशन के समय क्या होता है, एक्सपिरेशन के समय जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, जिसे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। कितना ज़्यादा हो जाता है, 762 mm ऑफ Hg हो जाता है। अस्थमा इज़ ए डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग काजिंग वीजिंग। वीजिंग मीन्स होती है घरघराहट। अस्थमा में जब सांस लेता है व्यक्ति तो सांस में घरघराहट होती है। रीज़न दे रखे हैं, अस्थमा अकर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। अस्थमा जो होता है वो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में सूजन की वजह से होता है। ये बात एकदम सही है, यानी इसकी दोनों बातें सही हैं, और इसका रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका ए ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज द मेन काज ऑफ अस्थमा। अस्थमा इज मेनली कास्ड बाय एन एलर्जिक रिएक्शन। जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, धूल के कण होते हैं, उनसे, पॉलन ग्रेन से भी हो सकता है, पेट यानी जो घरेलू जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनका डैंड्रफ उससे भी हो सकता है, धुएं से हो सकता है, और धुंध से भी हो सकता है। अस्थमा में जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। म्यूकस सेक्रीशन होता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए सांस में घरघराहट पैदा हो जाती है।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।